Bismillahirrahmanirrahim. So today topic is about protein C and S. ठीक है जी. So the next topic is protein C and S deficiency. ठीक है, ये important topic है please. So remember each and every point. प्रोटीन सी और एस ये एक्चुअली डिफरेंट प्रोटीन है जो लीवर बनाती है और एक्चुअली इनका काम है एंटी कोगुलेंट. ये क्या है? एंटी कोगुलेंट. तो पहले तो इसकी नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं कि प्रोटीन सी एंड एस आर एंटी coagulant protein make they keep the ability keep the formation of thrombus in limit. ठीक है. एक्चुअली जो प्रोटीन सी एंड एस है ये एंटी कोगुलेंट है और ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को लिमिट में रखते हैं. एक्चुअली अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड वेसल में कोई थ्रोम्बस बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा ब्लड वेसल, और इसमें कोई भी थ्रोम्बस अगर अंदर से बन रहा हो तो थ्रोम्बस बनना चाहिए. मतलब जब ब्लीडिंग होती है या माइक्रोवास्कुलर इंजरी होती है थ्रोम्बस बनना चाहिए. लेकिन थ्रोम्बस बनाने की एक लिमिट है. अगर ये थ्रोम्बस बियॉन्ड द लिमिट बन जाए तो ये तो आर्टरी को ऑक्लूड कर सकता है, ये आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है. तो इस थ्रोम्बस बनाने की फॉर्मेशन को लिमिट में रखने के लिए प्रोटीन सी एंड एस होते हैं. ये थ्रोम्बस को बियॉन्ड द लिमिट बनाने नहीं देता. इस एंटी कोगुलेंट है. ये प्रीवियसली फॉर्म थ्रोम्बस को खत्म नहीं कर सकता लेकिन थ्रोम्बस को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है और थ्रोम्बस को बियॉन्ड द लिमिट कोगुलेट होने से रोकता है. इस वजह से क्या है? एंटी कोगुलेंट है. इसके बारे में मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्रोम्बस को कैसे रोकता है. तो लेकिन इट इनएक्टिवेट फैक्टर 5A एंड 8A. ठीक है, वेरी गुड. So both are MCQ questions. These are the clotting factors 5A and 8A. A का मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म. A का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड. ये जो प्रोटीन C एंड S है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ फैक्टर 5 और एक्टिव फॉर्म ऑफ फैक्टर 8 को क्या करते हैं? इनएक्टिवेट करते हैं. और अगर फैक्टर्स को हम इनएक्टिवेट करें तो फिर क्लॉट मजीद नहीं बनेगी. ठीक है, तो एंटी कोगुलेंट है बाय इनएक्टिवेटिंग दीस टू क्लॉटिंग फैक्टर्स. एग्जाम में आता है which of the following pairs of clotting factors inactivating protein C and S. उसमें फैक्टर 5 भी है और फैक्टर 8 भी है. अब ये क्या करते हैं? कैसे इसको इनएक्टिवेट करते हैं? थ्रू प्रोटियोलिटिक एंजाइम. थ्रू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम. प्रोटियोलिटिक एंजाइम by forming thrombomodulin complex. Thrombomodulin complex. ठीक है. एक्चुअली ये जो पॉइंट है someone want to remember it's okay. किसी ने याद नहीं किया it is not that much important क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर ये मेंशन नहीं है. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थ्योरी बुक के अंदर है लेकिन इसकी क्लॉटिंग फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ. देखिए इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल दिस द ब्लड वेसल. एवरी ब्लड वेसल इज लाइन्ड बाय एंडोथेलियल सेल. विच सेल? एंडोथेलियल सेल. प्लीज रिमेंबर एंडोथेलियल सेल हर ब्लड वेसल के इस साइड पे होते हैं. इसको अगर हम यहाँ पे मार्क आउट करें तो कौन सा सेल है? एंडोथेलियल सेल. ऐसा है. ठीक है. एंडोथेलियल सेल express
अ टाइप ऑफ रिसेप्टर, और ये एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोमॉडुलिन। इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोमॉडुलिन। एग्जाम में अगर आ जाए कि थ्रोम्बोमॉडुलिन ये किस सेल के ऊपर होता है, आंसर इज एंडोथेलियल सेल। ये टीएम है, टीएम स्टैंड फॉर थ्रोम्बोमॉडुलिन। इस थ्रोम्बोमॉडुलिन के ऊपर थ्रोम्बिन अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाता है? थ्रोम्बिन। अब इसको कहते हैं थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमॉडुलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन सी एंड एस होता है, कैसा है ना, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। अब ये प्रोटीन सी, अब देखिए ये जो मैं रेड बनाने जा रहा हूँ ये हमारे पास थ्रोम्बोमॉडुलिन है। ये क्या है? थ्रोम्बोमॉडुलिन, जो किस सेल के ऊपर है? एंडोथेलियल। इसके ऊपर एक प्रोटीन अटैच हो जाता है जिसका नाम थ्रोम्बिन है। फिर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमॉडुलिन क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। इस पे इस तरह ये प्रोटीन एस भी अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन सी भी अटैच हो जाता है। इससे एक कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं? और यही जो कॉम्प्लेक्स बना है ये जाकर हमारे पास किसको एक्टिवेट करते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और यही प्रोटियोलिटिक इसके नाम दिया है, इट विल लाइज प्रोटीन, और आर क्लाटिक फैक्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल एक्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और यही प्रोटियोलिटिक एंजाइम डिफरेंट क्लाटिंग फैक्टर को लाइज करेगी। उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो फैक्टर है, एक फैक्टर 5 है और एक 8 है। क्लियर है? तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे सिंपल वर्ड में कि प्रोटीन सी एस का काम क्या है, ये क्लाटिंग फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिवेट करके थ्रोम्बस को मजीद बनाने से रोकने में हेल्प करते हैं। ये कोआगुलेंट है कि एंटी कोआगुलेंट है? ये एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वो किस तरीके से करता है, तो ये थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमॉडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके थ्रू प्रोटियोलिटिक पाथवे को एक्टिवेट करके फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है। ठीक है जी, ये जनाब इसका मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ पे नीचे लेके मैकेनिज्म को देखे। मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें प्रोटीन सी और एस की क्या है? डेफिशिएंसी है। प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी है। हम तो प्रोटीन सी एस डेफिशिएंसी ये इसकी फिजियोलॉजी मैंने बताई है। अब अगर एक पेशेंट है उसमें प्रोटीन सी और इसकी क्या है? डेफिशिएंसी है। तो अगर ये दोनों नहीं है, कैन दे इनएक्टिवेट फैक्टर 5 एंड 8? नो। तो यहाँ पे लिखे कांट इनएक्टिवेट फैक्टर 5 ए एंड 8A। अगर इन दोनों को हम इनएक्टिवेट ना करें तो फिर कोआगुलेशन होगी कि नहीं? तो कोआगुलेशन देखे यहाँ पे वो लोग गलत क्या करते हैं, प्रोटीन सी और एस का काम एक्टिवेशन नहीं है, इसका काम मेन क्या है? इनएक्टिवेशन है, कि इन दोनों को काम करने से रोकता है। इन दोनों का काम क्लाट बनाना है, और जो प्रोटीन सी एंड एस है इन दोनों को काम से रोकता है ताकि क्लाट ना बनाए। मेरे कहने का मतलब अगर किसी पेशेंट में प्रोटीन सी एस नहीं है तो फिर इन दोनों को हम इनएक्टिवेट कर सकेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर क्लाट बनेगी कि नहीं? बनेगी। तो कोआगुलेशन ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। इसमें लेके हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, इट कैन लीड टू जल्दी बैठे शाबाश हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। और इस हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे क्लाट बन सकती है। अगर वो ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट में बन जाए तो एमआई करा सकती है, अगर वो ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन में बन जाए तो स्ट्रोक करा सकती है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी कैन कॉज डेथ। आंसर इज हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। प्रोटीन सी एंड एस का काम क्लाट को लिमिट में रखना, एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट कराना बाय इनएक्टिवेटिंग विच फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 बाय विच मैकेनिज्म थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोमॉडुलिन। ठीक है जी, ये इसका मेन। अब देखे हमने एमबीबीएस के वक्त में इसको कैसे याद किया है। देखे एक जनाब प्रोटीन हमारे पास सी है और एक प्रोटीन क्या है? एस है, और इसका काम किसके साथ है? कोआगुलेशन। लेकिन ये प्रो कोआगुलेंट है कि एंटी? तो देखे प्रोटीन सी अगर आ जाए इसमें कोआगुलेशन को क्या करना है? कैंसल। और एस अगर आ जाए तो इसमें कोआगुलेशन को, इसके दोनों एंटी कोआगुलेंट। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोटीन सी इज कैंसलिंग द कोआगुलेशन, प्रोटीन एस विल स्टॉप द कोआगुलेशन। तो दोनों का इफेक्ट एक ही है, दैट इज कॉल्ड एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग एंटी कोआगुलेंट से मुराद क्या है आपका? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटी कोआगुलेंट बाय द वे?
नो स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एंटीकोआगुलेंट का मतलब ये है कि ऐसी एंटीकोआगुलेंट जो 2 से ज्यादा फैक्टर पे अफेक्ट करे, वी कैन कीप दिस, मतलब अगर आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग एंटीकोआगुलेंट बताएं तो गलत बात नहीं होगी, लेकिन ये दोनों तब काम करते हैं जब बॉडी में एक और एंटीकोआगुलेंट जो होती है एंटी थ्रोम्बिन 3, उसका नाम है, क्या नाम है, एंटी थ्रोम्बिन 3, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की तरफ बात करी जाती है, लेकिन जस्ट रिमेंबर फॉर योर नॉलेज ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। प्रोटीन सी और एस एंटीकोआगुलेंट है और ये कैंसल और स्टॉप करते कोआगुलेशन को बाय इनएक्टिवेटिंग रिस्क फैक्टर 5 एंड 8, ये के तरह है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक की तरफ जाएंगे इंपॉर्टेंट, दैट इज ल्यूकीमिया, किसकी तरफ जाएंगे, ल्यूकीमिया की तरफ। ओके, अकॉर्डिंग टू हर अगर एक प्रोटीन है और एक नहीं है, एक्चुअली अगर इनमें से एक भी है तो वो कोशिश करेगी कि कोआगुलेशन ना होने दे, एंटीकोआगुलेंट के दोनों का काम डबल हो जाता है, अगर एक है एक नहीं है तो कहीं पे कोआगुलेशन होगी कहीं पे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इफेक्ट है वो हाफ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, चाहे इनमें से कोई भी हो, चाहे ये हो या दोनों हो, दोनों का काम क्या है, एंटीकोआगुलेंट, अकेले का काम भी एंटीकोआगुलेंट है और दोनों का एक काम भी एंटीकोआगुलेंट है। तो अगर एक नहीं होगी तो मतलब उस पेशेंट के अंदर मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंटीकोआगुलेंट हमारे बॉडी में और भी है इन दोनों के अलावा, तो वो भी बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो कोई अच्छा ज्यादा मेजर इफेक्ट पेशेंट पे नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ल्यूकीमिया सेटिंग ले लें कि व्हाट इज ल्यूकीमिया, इसके मेन कंसेप्चुअल पॉइंट। देखिए ये न्यू टॉपिक है सबके लिए, तो आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि सारे इसको फोकस करें और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, प्लीज एवरीवन, ठीक है, फॉर एवरीवन दिस टॉपिक इज अ न्यू, so please try to get each and every point of leukemia. Okay, leukemia के definition में लिखे it is a malignancy which is arises from the bone marrow, मतलब bone marrow से आने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, leukemia कहते हैं। तो यहाँ पे लिखें a malignancy, malignancy से मुराद कैंसर है, a malignancy arises from the bone marrow, सिंपल इसको लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, क्लियर है। एक्चुअली हमारे जितने भी ब्लड सेल्स है वो सारे के सारे कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो, तो ब्लड कैंसर से मुराद इसकी जो फैक्ट्री है, प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ की कैंसर है, तो वो बोन मैरो है, तो बोन मैरो से आने वाले कैंसर को हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखे इन दिस कंडीशन the cells proliferation are uncontrolled, ल्यूकीमिया के अंदर जो सेल की मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड। अगर एक चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो रेगुलेट ही ना कर जाए तो फिजियोलॉजी नहीं है, वो फिर पैथोलॉजी है। अनरेगुलेटेड एंड poor production leading to abnormal cell, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ल्यूकीमिया के अंदर जब हम ब्लड सेल्स को चेक करते हैं किस सेल का कैंसर हो, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अलग अलग कैंसर है, उस पर्टिकुलर कैंसर के अंदर उस सेल की जो नंबर है वो बियॉन्ड द लिमिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन उन सेल को अगर हम फिजियोलॉजिकल देखें तो काम करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि दो नॉर्मल सेल, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से नहीं होती, वो अनरेगुलेटेड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। जिस तरह आरबीसी को मैच्योर होने में 7 दिन लगते हैं, तो ल्यूकीमिया के अंदर आरबीसी दिन में बनते हैं, तो दिन में जो आरबीसी बनेगी वो मैच्योर होगी इमेच्योर, वो फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी। तो ल्यूकीमिया के जितने भी पेशेंट आते हैं उसके अगर के ब्लड के अंदर सेल नंबर ज्यादा होता है, लेकिन वो सेल जो बने होते हैं वो काम के काबिल नहीं होते, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे ब्लास्ट सेल की, किसकी बात करेंगे, ये सारे के सारे देखिए ये टॉपिक जिसने सीख लिया उसको पूरे ल्यूकीमिया में आसान हो जाएंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमने आगे यूज कर चुके हैं।
अगर हम बात करेंगे ब्लास्ट सेल की, इट मीन इमेच्योर सेल। कौन से सेल? इमेच्योर सेल। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलरेडी नो इमेच्योर। अगर हम किसी कैंसर की बात करें और वो कैंसर जो आती है पूरी जन उसकी कौन सी सेल हो, उस कैंसर को अक्यूट ल्यूकीमिया कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? अक्यूट ल्यूकीमिया। वैसे अक्यूट का मतलब पैथोलॉजी में ये है कि वो डिजीज जो कम टाइम तक रहे, और जो ज्यादा टाइम तक रहे वो क्रोनिक होती है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी ल्यूकीमिया के लिए अलग है। ल्यूकीमिया वो कैंसर है, अक्यूट ल्यूकीमिया, जिसकी ओरिजिन कौन से सेल हो? ब्लास्ट सेल, जिसको इमेच्योर सेल कहते हैं। अगर हम बोन मैरो के अंदर की सेल की जिक्र करें, जिसको हम साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट। साइट का मतलब मेच्योर सेल। साइट का मतलब क्या है? मेच्योर सेल। ठीक है। मेच्योर सेल से आने वाले कैंसर को क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनिक ल्यूकीमिया। तो देखिए, क्रोनिक ल्यूकीमिया और एक्यूट, इससे हमें पता चलता है कि ल्यूकीमिया की कई टाइप हो सकते हैं, अक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक। ये हमें तब पता चलेगा जब हम बोन मैरो बायोप्सी करें। क्या करें? बोन मैरो। तो हमें पता चलेगा कि जो कैंसर है वो ब्लास्ट सेल से आया है या साइट से आया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें जो मेन पॉइंट है इसके अलावा वो ये है कि एक तो ब्लास्ट सेल और एक साइट सेल। नेक्स्ट एक है एमसीक्यू क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे मेच्योर फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये नाम सुना है? एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, अनदर इज टी लिम्फोसाइट। वेरी गुड। अगर बोन मैरो के अंदर हम बात करें कि कौन सी सेल मेच्योर हो गई है, बी लिम्फोसाइट, उसको प्लाज्मा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। रिसेंटली एनएबी एग्जाम का हिस्सा था ये पॉइंट। ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर इन द एग्जाम क्वेश्चन के बी लिम्फोसाइट जब मेच्योर हो जाए, उस मेच्योर फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा सेल कहेंगे। ठीक है जी। So that is called plasma cell, and these plasma cell produce antibodies। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्लियर है? तो कभी कभार कैंसर आ सकती है कौन से सेल से? प्लाज्मा सेल से। वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लाज्मा सेल की जितने भी कैंसर पेशेंट होंगे उसमें अगर एंटीबॉडी की नंबर क्या होगी? ज्यादा, लेकिन वो फंक्शन के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि हर कैंसर में हर एक सेल की लेवल बढ़ेगी। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, पुअर प्रोडक्शन होगी। अब अगर एक कैंसर है जिसकी ओरिजिन कौन सा सेल है, तो वो एंटीबॉडी ज्यादा बनाएगी लेकिन वो काम करने के काबिल नहीं होगी। उस कैंसर को कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। वो डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। तो एक्चुअली ये जनाब मेन इसके पॉइंट है। और आखिर में यहाँ पे लेके नोट, मेजॉरिटी ऑफ ल्यूकीमिया पेशेंट presented with constitutional symptoms। किसके साथ आते हैं? constitutional symptoms। ये वर्ड याद रखिए मेडिसिन में। constitutional का मतलब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। कौन से? नॉन स्पेसिफिक। इसके नीचे लेके इट मीन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। फॉर एग्जांपल डिजीनेस। पेशेंट किसके साथ आएगा? डिजीनेस। पेशेंट कहेगा फॉर एग्जांपल फटीग, क्रोनिक फटीग, कई महीनों से उसको जनाब सुस्ती हो रही है। मतलब ये कि कई महीनों से कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ पे लेके इनएबिलिटी टू वर्क, इनएबिलिटी टू वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है गम्स ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, फेलर। अब देखिए सारे सिम्टम जो हमने देखे हैं, ये कोई कैंसर बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी इन लोगों में जब हम वर्कअप करते हैं तो कुछ लोगों में क्या मिल रहा है? कैंसर। तो कैंसर कहने का मतलब एक पेशेंट आए, वो कहे डॉक्टर साहब ये जो आप हालत देख रहे हैं पिछले 1 साल से मेरा है, मतलब उसकी जनाब फेलरनेस भी है, काम भी नहीं कर सकता, फटीग भी है, कहते दवाइयाँ यूज करने के बावजूद भी यही हाल है। तो आप इस पेशेंट को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कभी कभार वो बातें जो आम लोगों में होती है और वो उस बंदे के अंदर कौन सी चीज बता रही होती है? कैंसर बता रही होती है। इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं वो
सारे के सारे इनिशियली जब क्लिनिक में आते हैं तो वो किन सिम्टम के साथ आते हैं? नॉन स्पेसिफिक, कि वो कैंसर को रिलेट ही नहीं करती, कैंसर के साथ वो मुशाबिहत नहीं रखती। लेकिन अगर आप उस पेशेंट को सही गौर करें, उसकी टेस्टिंग करें, तो हो सकती है कि उन लोगों में अंदर क्या हो? कैंसर हो। तो इन पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट है। अब ये जनाब इसकी ल्यूकीमिया की मेन जनाब जो हेडिंग है। इसके बाद इसकी एक तो हम फ्लो डायग्राम की तरह कर, उस डायग्राम से आप लोग की पूरी कैंसर की एक स्केच जहन में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक पूरे पेज के ऊपर इसके एक स्केच ड्रा करते हैं और स्केच से आप लोगों को मजीद इसके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ल्यूकीमिया के जितने भी कैंसर है वो बोन मैरो से आते हैं। कहाँ से? बोन मैरो। स्टेम सेल का नाम सुनेंगे नहीं? हमारे बोन मैरो के अंदर नेचर ने एक सेल रखा है जो सारे किस्म के सेल बनाता है। उसका नाम है हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल नाम सुना है ना? अब प्लीज एवरीवन, प्लीज, इट इज द एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन मी वेरी केयरफुली। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे पड़ा होता है? बोन मैरो। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो हम ये सेल लेते हैं बोन मैरो से, ठीक है? और ये एक नहीं, ये कई सेल होते हैं। हेमेटोपोएटिक मीन ये ब्लड सेल बनाएंगे और हर तरह के ब्लड सेल बनाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। अब देखें, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये इस तरह डिवाइड होता है दो साइड। कितने में? दो में। स्टेम सेल का मतलब बॉडी में वो सेल है जो अपने आप से कई किस्म के मजीद सेल बना सकते हैं, ठीक है ना? इससे जो एक टाइप बनता है उसका नाम है माइलोब्लास्ट सेल। कौन सा सेल? माइलोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट का मतलब क्या है? इमेच्योर। ये पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है? एक इससे जो बनता है दैट इज लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोब्लास्ट सेल, ठीक है? प्लीज रिमेंबर दिस वन, ठीक है? माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट। ये जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट, ये फिर मजीद डिवाइड होता है एरिथ्रोब्लास्ट में। किसमें? एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रो मीन रेड, ब्लास्ट मीन इमेच्योर। फिर इससे एक बनता है मोनोब्लास्ट। कौन सा? मोनोब्लास्ट, ठीक है? एक इससे बनेगा ल्यूकोब्लास्ट। विच वन? ल्यूकोब्लास्ट, ठीक है? और लास्ट इज मेगाकैरियोब्लास्ट। इससे क्या बनेगा? मेगाकैरियोब्लास्ट। प्लीज रिमेंबर, जिसने ये हाईलाइट की थी ना ल्यूकीमिया के अंदर, यही से पॉइंट्स आते हैं। फिर इसने दो चीजें बनाई थी, एक माइलोब्लास्ट, फिर इससे ये चार चीजें बन गई। लिम्फोब्लास्ट ये दो बनाती है, कितनी? दो। बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। यहाँ तक क्लियर है? आज के लेक्चर में अगर आप लोगों ने ये हाईलाइट किया कि ल्यूकीमिया पढ़ना एक दिन का काम, ठीक है ना? फिर आप लोगों को कल पता होना चाहिए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो कन्वर्ट इनटू माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोइड। इसको लोग लिम्फोइड सीरीज भी कहते हैं, जिसको लोग माइलॉइड सीरीज भी कहते हैं। अब जो माइलोब्लास्ट है इससे मजीद चार चीजें बनती है। ब्लास्ट का मतलब मेच्योर और इमेच्योर। इमेच्योर होता है। जो एरिथ्रोब्लास्ट है इससे फ्यूचर में जाकर एरिथ्रोसाइट बनेगी। क्या बनेगी? एरिथ्रो। अब ये क्या हो गया? मेच्योर हो गया। साइट का मतलब क्या था? मेच्योर। एंड दिस एरिथ्रोसाइट इज अ फुली मेच्योर आरबीसी, लेकिन इसमें 7 दिन लगते हैं, ठीक है ना? फिर मोनोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसाइट। इसमें क्या बनेगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट इज डब्ल्यूबीसी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोब्लास्ट इससे ल्यूकोसाइट बनेगी। क्या बनेगी? ल्यूकोसाइट। अगेन इट इज अ डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? इसमें न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल ये सारे आते हैं। फिर मेगाकैरियोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू मेगाकैरियोसाइट। किसमें कन्वर्ट होगी? मेगाकैरियोसाइट। और मेगाकैरियोसाइट विद रिलीज ऑफ प्लेटलेट, वो प्लेटलेट रिलीज करेगी। क्लियर है? अब आते हैं इस साइड पे। ये बी लिम्फोब्लास्ट है, ये जब इनिशियली मेच्योर होने के लिए जाता है तो उससे निकलते हैं नाइफ बी सेल। क्या निकलता है? नाइफ का मतलब न्यूली फॉर्म बी सेल, ठीक है? अब ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और ये नाइफ बी सेल जब पूरी क्या हो जाए? मेच्योर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? बी लिम्फोसाइट। क्या कहेंगे? बी लिम्फोसाइट। अब देखिए यहाँ पे नाइफ का मतलब अर्ली मेच्योर फॉर्म है। फिर ये थोड़ा सा और मेच्योर हो जाता है और जब ये
अपने आप को मजीद में क्योर करके क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है। अभी बताया ना कि प्लाज्मा सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और यही प्लाज्मा सेल बाद में क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। इसी तरह टी लिम्फोब्लास्ट से नाइफ टी सेल बनती है, क्या बनती है, नाइफ टी सेल। और ये नाइफ टी सेल फिर कन्वर्ट होती है टी लिम्फोसाइट में, किसमें, टी लिम्फोसाइट में। बात समझ रहे कि नहीं। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये फिर दो बनाती है, हेल्पर टी सेल, ये नाम सुना है क्या नहीं, हेल्पर टी सेल, और एक का नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। कौन सा, साइटोटॉक्सिक टी सेल। और ये जो इसमें सप्रेसर टी सेल थर्ड आता है, ठीक है। लेकिन मेन ल्यूकीमिया के लिए है जो हेल्पर टी सेल है, इसको CD4 सेल भी कहते हैं। क्या, CD4 पॉजिटिव सेल, जो एड्स के अंदर ज्यादा अफेक्ट होते हैं। और एक को हम CD8 सेल भी कहते हैं। या आप लोगों को ये स्केच आना चाहिए ल्यूकीमिया के लिए, ठीक है। If somebody know this physiology sketch, ल्यूकीमिया पढ़ना आसान है, तो बस पहले लिख ले, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको याद करने का तरीका क्या है और इससे हमने ल्यूकीमिया को पढ़ना कैसे, ठीक है जी। तो एवरीवन का बस लिख ले, पिक्चर ले ले, ठीक है। लेकिन इसको आप लोगों ने जिंदगी भर एक दफा याद किया ना, बिलीव मी, देखिए हम एक दफा याद किया फिर पढ़ाते रहे, अब बस ध्यान में पेस्ट हो गया बिल्कुल। तो ये बार बार फिर आप लोग रटते नहीं, आज घर जाकर एक दूसरे को इसका स्केच ड्रा करें, बार बार दो दो बंदे हो जाए यार। आज देखे क्लास में बैठ के, देखे क्लास की टाइमिंग से आधा घंटा 20 मिनट पहले आया करे और जो कल का टॉपिक एक दूसरे को बताया करे, यार कल सर ने क्या पढ़ाया था, वो आप मुझे सुनाए मैं आपको सुनाऊं, एक दूसरे की गलती निकाला करे, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट एरिया है। लिख लिया हमने, हाँ, और जल्दी करें ना। हाँ जी, डन, बस नहीं बंद होगा, ओके जी। इस जगह असल में वो लाइट, ओके। तो इधर देखे प्लीज, फोकस करें। ये सारा का सारा चल रहा होता है कहाँ पे, बोन मेरो में। ये सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। आज ये भी याद रखें, ये जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, WBC। ये भी इम्यूनिटी में रोल करते हैं, ये भी WBC में आते हैं। अब लिखना बंद करें, जो लोग बातें कर रहे हैं वो थोड़ा सा बस 2 मिनट बातें खत्म कर इधर फोकस करें सारे। ये सारा का सारा हाँ, दरवाजा खोले था, सिर्फ एक स्केच बता रहा हूं, देख रहे हैं। ओके, आवाज तो सुनाई दे रहे ना, अपने नोटबुक को देखो, शाबाश। अब देखे प्लीज, हेलो, बस बात नहीं है यार, ये बंद करे, ओके प्लीज सुन ले, हाँ सिर्फ सुन ले। ये सारा का जो स्केच है, ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, प्लीज प्लीज, हाँ हेलो, बस बात है नहीं, बी सीरियस। इस बोन मेरो से अगर कहीं से भी कैंसर आ जाए, इसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि ल्यूकीमिया इज अ कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम द बोन मेरो। तो कहाँ से आते हैं, बोन मेरो। फिर वो अलग बात है कि उस कैंसर की ओरिजिन ब्लास्ट सेल से है या साइड से है। अगर वो ब्लास्ट से होगा तो फिर क्या है, एक्यूट है। अगर वो साइड से है तो क्रोनिक है। अब देखें, हाँ प्लीज आप लोग अपने कॉपी में देख लें, कैंसर या तो इस माइलोब्लास्ट से आ सकता है, देखिए ओरिजिन से सारे माइलोब्लास्ट से, या बोन मेरो के अंदर जो कैंसर है ये लिम्फोब्लास्ट से आता है। कहाँ से आता है, लिम्फोब्लास्ट से। ये दो एरिया समझ गए, ओके। या तो जनाब हमारे पास कैंसर जो है, हाँ जी, हमारे पास एरिथ्रोसाइट से आ सकता है, या तो ल्यूकोसाइट से आ सकता है, एंड मोनो, ये दोनों WBC है।
या तो कैंसर मेगा कैरियोसाइट से आ सकता है, बात समझ रहे कि नहीं, ये पॉइंट है। या तो जनाब कैंसर बी नाइफ बी सेल से आएगा या नाइफ टी सेल से आएगा। अब देखें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी कैंसर हो कहीं से भी आ जाए तो उसका नाम क्या है, ल्यूकीमिया। शर्त यह है कि वो बोन मेरो के अंदर हो। कहाँ पे हो, बोन मेरो। अब मैं कहता हूँ यार एक पेशेंट है उसके जनाब कैंसर की जो ओरिजिन है वो ये है, तो ल्यूकीमिया है कि नहीं, तो एल का मतलब ये क्या है, ल्यूकीमिया है। फिर ये अक्यूट है कि क्रोनिक है, क्योंकि माइलो क्या है, तो अक्यूट है, ए है। और ये माइलो से है कि लिम्फो से है, तो एम है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इस कैंसर का नाम एएमएल है। आप लोग जब वो वार्ड में जाते हैं किसी के लिस्ट पे लिखा होता है कि इस बंदे को ब्लड कैंसर है, लेकिन वो कैंसर क्या है, तो एक कैंसर का नाम एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। बात समझ गए। नेक्स्ट एक पेशेंट है इसकी कैंसर यहाँ से है, तो शाबाश ल्यूकीमिया है कि नहीं, एक्यूट या क्रोनिक, एक्यूट। और ये क्या है, माइलो या लिम्फो, इस कैंसर का नाम एएलएल है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। हम घरों में सुन के आते हैं कि यार फलाने को ब्लड कैंसर है, अब वो कैंसर कौन सा है, एएलएल है कि एएमएल है, ये देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक कैंसर की सिग्निफिकेंस अलग है, हर एक की कॉम्प्लिकेशन भी अलग है। क्लियर है। तो कैंसर अराइजेस फ्रॉम हेयर एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और यहाँ से एक्यूट हो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो एएलएल है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये 5 से लेके 20 साल की उम्र में कॉमन होता है, याद रखिए 5 से 20 साल, ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर इज एएलएल, वो एएलएल है। लेकिन जब एज 20 से ज्यादा हो जाए, तो मतलब 20 से ज्यादा और 50 तक, मिडिल एज के अंदर एएमएल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एएमएल कैंसर 20 से 50 के दरमियान कॉमन है, और 5 से 20 के दरमियान एएलएल कॉमन है। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अब इधर देखें, ये जो लिम्फोब्लास्ट है, आपको पता चला कि एक पेशेंट है उसको लिम्फोब्लास्ट का कैंसर है, तो इसके फिर 2 टाइप, या तो बी लिम्फोब्लास्ट है या टी लिम्फोब्लास्ट। तो एएलएल इज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2, बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कैंसर देखें और ये माइलोब्लास्ट एएमएल, ये फिर एरिथ्रोब्लास्ट टाइप भी हो सकता है, मोनोब्लास्ट भी हो सकता है, ये सारे के नहीं। फिर अगर एक कैंसर है वो इन सब में से है, इन सब में से, तो उसका नाम क्या है, ल्यूकीमिया है कि नहीं, लेकिन क्रोनिक है कि एक्यूट, और माइलो के लिम्फो, तो उसका नाम सीएमएल है, क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, उसका नाम क्या है, क्रोनिक। अगर इन सारों में हो जाए, इन सब में एज अ ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, क्रोनिक। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, ये सारे के सारे साइट है, उन सबको क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, लेकिन डॉक्टर ने फिर ये देखा कि यार ज्यादातर जो कैंसर है या तो ल्यूकोसाइट में आता है, या तो इन दोनों की कलेक्टिव कैंसर क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया कहा गया। तो इन सब को आजकल बुक वाले सीएमएल नहीं कहते, सीएमएल वो स्पेसिफिक कैंसर है, या तो मोनोसिटिक से आ जाए या ल्यूकोसिटिक से आ जाए। अगर कैंसर कहाँ से आ जाए, हाँ जी, एरिथ्रोसाइट, तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा, क्या नाम सुना है क्या नहीं, पॉलीसाइथीमिया वीरा। ठीक है, इसको प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर कैंसर कहाँ से आ जाए, मेगा कैरियोसाइट से, और इसमें क्या चीज बढ़ जाए, तो उसका नाम है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कैंसर। ये सारे ब्लड कैंसर है। ठीक है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस कैंसर, तो सुन ले, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस इज अ कैंसर व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। CML is a cancer which arises from monocyte and leukocyte, और polycythemia vera is a cancer which come from erythrocyte। CML की चांसेस 50 से 60 के दरमियान ज्यादा होती है, 50 से 60 के दरमियान ज्यादा होती है। ठीक है जी, प्लीज याद रखें। अब अगर कैंसर इधर देखिए यहाँ से आ जाए, बी, हाँ जी, लिम्फोसाइट से, या कहाँ से आ जाए, टी लिम्फोसाइट, तो क्रोनिक है कि एक्यूट है, इस कैंसर का नाम है, ल्यूकीमिया तो है ना, क्रोनिक है
माइलो वाला साइड है कि लिम्फो, जिसका नाम है CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। वो B सेल भी ऑरिजिन भी हो सकता है, और T सेल। ये कॉमन है बियॉन्ड द एज ऑफ 60। एग्जाम में NAB क्वेश्चन लास्ट टाइम ये भी आया था, द मोस्ट कॉमन कैंसर इन बोन मैरो इन चिल्ड्रन, आंसर इज ALL। लेकिन ओल्डर एजेस के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इज CLL। ठीक है, इस साइड का जितना मोस्ट कॉमन बच्चों में है, तो उस साइड का क्रोनिक उतना ओल्डर में मोस्ट कॉमन है। क्लियर है कि नहीं? ओके, अगर एक कैंसर है वो इधर से नहीं आए, स्पेसिफिक कहां से आ जाए, प्लाज्मा सेल से, तो उसका नाम है मल्टीपल माइलोमा। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल माइलोमा। बात समझ गए कि नहीं? मल्टीपल। अब देखिए, कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? ALL, फिर AML, पॉलीसाइथीमिया 3 हो गए, CML 4, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस 5, CLL 6, मल्टीपल माइलोमा 7। ये 7 किस्म की कैंसर हम बोन मैरो में पढ़ेंगे। एक्चुअली कल को जब हम बात करेंगे कि ALL AML, तो ये तो पता होना चाहिए कि यार जिस चीज के अंदर A है, एक्यूट है, तो उसका मतलब ये ब्लास्ट सेल से आएगा। किस सेल से? और अगर ALL है तो वो लिम्फोब्लास्ट से आएगा, AML है तो वो माइलोब्लास्ट से आएगा। ये पिक्चर कल लेक्चर से पहले जरूर पढ़ के आए, ठीक है? ये पिक्चर जो बंदा पढ़ के आएगा, कल के 4-5 कैंसर पढ़ेंगे वो सारे के सारे आसान होंगे। क्लियर है? अब इधर देखे, एक फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। 10 मतलब ये जो AML है, इसकी कैंसर रिस्क 20 से 50 के दरमियान है। आप लोग के एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 30 साल का एक बंदा है, उसको कैंसर था और वो बाद में क्या डायग्नोज हुआ, तो आप कहोगे कि सर ने तो गलत बताया था कि तो 20 साल तक है। यार किसी को ये 10 साल में हो जाए लेकिन 50 साल तक चलता रहे और डायग्नोज, अब एक बंदे उसको कैंसर 15 साल में हो जाए और उस पर सिम्टम ऐसे अपियर नहीं हुए कि वो क्लिनिक जाए, कैंसर तो हुआ है लेकिन वो डायग्नोज आफ्टर द एज ऑफ 20 हो जाए, तो 25-30 में आ सकता है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि होने पे कैंसर जिंदगी के किसी भी पीरियड में हो सकता है, लेकिन ये एज इसके लिए सबसे कॉमन एज होती है। अगर किसी में ब्लड कैंसर है और उसका उम्र 10 साल है, 12 साल, तो हमें इनसे पहले पहले किसका सोचना चाहिए? ALL का सोच, जिसको कहते हैं पीक एजेस। क्या कहते हैं? पीक एजेस, जिसमें रिस्क क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। बात समझ गए कि नहीं? एक पेशेंट है, उसको डिजीनेस है, फटीग है, गम्स ब्लीडिंग है, फेलर है, तो आप लोगों को ज़हन में आना चाहिए कि ये यार सारे के सारे हो सकते हैं, क्योंकि सारे कैंसर के पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम लेंगे कि नॉन स्पेसिफिक। तो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे में कैंसर है कि नहीं? बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। जब तक बोन मैरो बायोप्सी ना करे तब तक हम कैंसर को डायग्नोज नहीं कर सकते। कैंसर कैन नॉट बी डायग्नोज ऑन CBC, कैंसर कैन नॉट बी डायग्नोज ऑन एनी अदर टेस्ट एक्सेप्ट बोन मैरो बायोप्सी। फिर बायोप्सी जब हम लेते हैं तो लेबोरेटरी वाला कहेगा कि इस बंदे की जो कैंसरस सेल है वो ब्लास्ट है या साइट है। तो अगर वो ब्लास्ट है तो फिर 2 ऑप्शन है, या तो माइलोब्लास्ट है या, तो इसकी फिर डिफरेंशिएशन कल बताएंगे, किसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लिम्फोब्लास्ट क्यों है, माइलोब्लास्ट क्यों नहीं है, और इन दोनों के दरमियान और मजीद टेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह 9:30 पे मुलाकात करेंगे और इसको आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे ल्यूकीमिया खत्म करें, बहुत आसान है। ठीक है क्या? ओके, हियर इज द क्वेश्चन कि दोनों, इसको कहते हैं कंकरेंट कैंसर। कंकरेंट या कंजाइंट कैंसर वो होते हैं जो एक से ज्यादा कैंसर एक ही पेशेंट में, तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह 9:30 पे इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्या क्यों नहीं हो सकता? बहुत रेयर है। मैं कहता हूँ पीक एजेस, पीक का मतलब कि 100 में से 80-85% लोगों में उस एजेस में होता है, लेकिन 10 से 15% लोग में उससे पहले भी हो सकता है, बाद दीज एजेस आर नॉट 100% स्पेसिफिक, लेकिन पीक एजेस है जिसमें इंसिडेंस की चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, नेचुरल किलर से द टाइप ऑफ टी सेल, द टी सेल अगर इननेट इम्यूनिटी की रहती है, अब अलग डिस्कस। आजकल कैंसर सिली, हाँ जो टी लिम्फोसाइट की रहती है, और नेचुरल किलर बिल्कुल कीजिए।
वर्ड ऐसे भी रिचर ट्रांसफॉर्मेशन RITCHER रिचर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी इकर लिम्फोब्लास्ट कैंसर यो लेटर है लिम्फोसाइट ऐसा रिचर ट्रांसफॉर्मेशन तमो एक मिनट वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज एट द एंड ठीक है बात सुने सबके लिए फायदे की बात है इधर देखे एक मिनट इसने क्वेश्चन ये रेज किया है इधर देखे अगर किसी पेशेंट में ये कैंसर है ALL और इसकी ऑरिजिन कौन सा सेल है तो आया उस बंदे को जो नीचे ये सारे कैंसर होंगे कि नहीं बस समझ गए कि नहीं किसी को ये कैंसर है लिम्फोब्लास्ट की ALL तो आया इस बंदे को ये मल्टीपल माइलोमा सील ये भी होंगे कि नहीं जिसको आंसर यस में आता है तो रेज गुड है जो कहते हैं यस एक बंदा दो बात समझ गए कि नहीं माय पॉइंट इज कि अ पर्सन इज डायग्नोज्ड फॉर ALL तो उसको ये सारे कैंसर होंगे नीचे कि नहीं हाँ हेलो जो कहते हैं यस रेज योर हैंड बस रीजनिंग ना करे ना हाँ जी वाई बस एक मिनट यार टाइप से इसकी डेरिवेटिव से नेक्स्ट हाँ वाई नहीं बनेगी वाई हाँ ओके कैंसर कहीं से भी आ जाए कैंसर सेल आर कंट्रोलेबल ग्रोथ और अनकंट्रोलेबल और उसकी प्रोलिफरेशन भी नॉर्मल होती है तो सेल जो बनेंगे वो भी तो अगर सेल एबनॉर्मल बनेंगे तो वो मेच्योर हो सकेंगे नहीं वे कैंसर नहीं हो सकेंगे ये क्लियर है तो एक्चुअली जिसका कैंसर यहाँ से है उसकी कैंसर सेल तो ऑलरेडी एबनॉर्मल है तो वो नीचे कैसे आ सकेगी तो मतलब सिर्फ अ पेशेंट विल डायग्नोज फॉर ALL एक मिनट तो व्हाई नॉट एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे लेकिन दो सेल विल नॉट कैंसरस सेल दो आर इमेच्योर सेल और वो डाई होते रहेंगे खत्म होते रहेंगे ठीक है सेल अगर चिप नॉर्मल होंगे लेकिन कैंसरस नहीं होंगे ठीक है ना हाँ जिसका कैंसर यहाँ से बी लिम्फोब्लास्ट तो वो तो जरूरी बात है कि बी लिम्फोब्लास्ट भी होगा और टी भी होगा लेकिन मेच्योर नहीं होंगे मेच्योर फॉर्म में नहीं जाएंगे ठीक है ओके अल्लाह हाफिज कौन से हाँ माइलोब्लास्ट के कैंसर ही अब एरिथ्रोब्लास्ट अमराजी मोनोब्लास्ट अमराजी चिकन ब्लास्ट है तबराजी और साइड